आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल माही टेक्नोक्राफ्ट में। असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर अगर आपने भी फाइल कर रखा है और आपका भी रिफंड अमाउंट के साथ आपका आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रखा है, लेकिन आपका जो रिफंड अमाउंट है आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है, तो क्या इस तरीका का आपका मेल में कोई मैसेज तो नहीं आ रखा है, तो यह आपने चेक करना है। अगर इस तरीका का कोई भी आपका ईमेल एड्रेस पे आ रखा है तो जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई आपको सबमिट करना है। ये ईमेल उन लोगों को ही भेजता है जिनका आउटस्टैंडिंग डिमांड रहता है। इन्होंने प्रीवियस ईयर में कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड होगा जो इन्होंने पे नहीं किया है, इसके वजह से असेसिंग ऑफिसर इन लोगों को इस टाइप का इंटीमेशन भेजता है। ये इंटीमेशन अंडर सेक्शन 245 के तहत लोगों को भेजता है और ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रूल है, इसका पावर का इस्तेमाल करते हुए असेसिंग ऑफिसर इनका जो रिफंड अमाउंट है खुद ब खुद एडजस्टमेंट कर सकता है। ये किस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकता है, इनका क्या पावर है, पूरा वीडियो में आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, सारे चीज़ आपको पता लग जाएगा। इसका जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स कैसे आपने सबमिट करना है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये जो नोटिस है, ये नोटिस आपको 21 दिन के अंदर ही इसका रिप्लाई सबमिट करना होता है। नहीं तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर होता है कि जितना अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है और इस साल का जितना आपका रिफंडेबल बनता है, वो पहला जो आउटस्टैंडिंग डिमांड जितना अमाउंट है उस अमाउंट को इस साल का अमाउंट से माइनस करके बाकी अमाउंट जो आपका रिफंड बनता है वो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेट सपोज आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड अभी जो करंट ईयर का जो रिफंड अमाउंट है, ये अमाउंट से अगर ज़्यादा होता है तो आपको पहला वाला जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है इस साल का पूरा अमाउंट माइनस कर देगा, बाकी जो अमाउंट रह जाएगा वो अगला साल में उसका एडजस्टमेंट करेगा। आप जब तक इसका अमाउंट क्लियर नहीं करेंगे, इसका आउटस्टैंडिंग जो डिमांड है वो डिमांड को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और ये इंटरेस्ट के साथ आपसे लिया जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप जल्दी से जल्दी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसको पूरा कर दीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्होंने आईटीआर फाइल किया था 31 मार्च 2023 को इन्होंने फाइल कर दिया था और इनका ई वेरीफाई भी 31 मार्च 2023 को इन्होंने ई वेरीफाई कर दिया था। रिटर्न प्रोसेसिंग हुआ था 4 सितंबर 2023 और प्रोसेसिंग कंप्लीट भी हुआ था 4 सितंबर 2023 और रिफंड अवेट दिखा रहे। इनका जो 6070 रुपया रिफंड अमाउंट है अभी तक इनका बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है। इसका रीज़न यही है कि इनका अकाउंट में आउटस्टैंडिंग डिमांड का नोटिस आया हुआ है। तो ये जो नोटिस है ये कौन सा ईयर का है, आप कैसे पता कर सकते हैं, कहाँ से इसको चेक करना है, मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ई फाइल में जाना होगा। ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद व्यू फाइल रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीका का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि अपने करंट ईयर का असेसमेंट ईयर का जो आपने आईटीआर फाइल कर रखा है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो रिमार्क्स में दिखा रहा है, यहाँ पे जो डिटेल्स है, डिटेल्स में दिखा रहे हैं रिफंड कीप्ड ऑन होल्ड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 245 इज इशूड। तो एसेसिंग इनका जो एसेसिंग ऑफिसर है इनको 245 अंडर सेक्शन 245 जो इंटीमेशन है इनको इशू कर दी चुकी है। इसके लिए इनका जो रिफंड है ये होल्ड कर रखा है। जब तक ये अमाउंट क्लियर नहीं होगा तब तक इनका रिफंड होल्ड में रखा जाएगा। जो टाइम दिया हुआ है 21 दिन का इनको टाइम दिया है, 21 दिन के अंदर अगर इन्होंने एग्री या डिसएग्री जो भी इनका रिप्लाई करते हैं तो उस हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर एक्शन लेगा। अगर इन्होंने 21 दिन के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो इनका जो असेसिंग ऑफिसर है वो मान लेगा कि इन्होंने एग्री किया है और आउटस्टैंडिंग डिमांड को इस साल का जो
रिफंड अमाउंट है इस अमाउंट से माइनस कर दिया जाएगा। बाकी अगर रिफंड बनता है तो रिफंड करेगा, और बैलेंस रहता है आउटस्टैंडिंग तो अगले साल के लिए वो बैलेंस रख दिया जाएगा। ये कौन सा ईयर का आउटस्टैंडिंग डिमांड था, इसको चेक करने के लिए आपको सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना होगा और एक एक करके आपको चेक करना होगा कहाँ पे इनका लिखा हुआ है। जैसे कि इनका यहाँ पे लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर 2018-19 पे प्रोसेस्ड विद डिमांड ड्यू। जो इनका जो असेसमेंट ईयर 18-19 है, इस ईयर में इनका आउटस्टैंडिंग डिमांड था। इसके लिए पूरा डिटेल आपको चेक करने के लिए सिंपली आपको डाउनलोड इंटीमेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड इंटीमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका जो इंटीमेशन है वो इंटीमेशन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको इनका जो पेन नंबर है वो लोअर केस में रनिंग में लिखना होगा, और जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को DDMMYY के फॉर्मेट में कंटिन्यू में लिखना होगा। जैसे ये पूरा टाइप कर देंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये ओपन हो जाएगा। जैसा कि इनका जो मैंने इंटीमेशन डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे इन्होंने जो डिटेल्स भरा था वो 4,13,1999 रुपीज़ इन्होंने उनका टोटल ग्रोस सैलरी दिखाया। यहाँ पे जो कॉलम है आपने जो फिल किया है वो दिखाएगा, और इस कॉलम में राइट साइड वाला जो कॉलम है राइट साइड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उन लोग जो कैलकुलेशन करता है उनका सिस्टम कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। तो जो अमाउंट आप लेफ्ट साइड में भरेंगे उनका मुताबिक राइट साइड में दिखाएगा कि ये अमाउंट इतना आपको लागू है या नहीं है। तो इन्होंने 4,13,999 रुपये दिखाया था, इनके हिसाब से यहाँ भी सेम थे। उसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम में इनका कोई भी नहीं था, जीरो था। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहे ग्रोस टोटल इनकम, इनका जो ईयरली ग्रोस टोटल इनकम था सेम था, क्योंकि उन्होंने एग्जेम्प्टेड इनकम में कुछ भी नहीं दिखाया था, जीरो था, जिसकी वजह से ग्रोस सैलरी और जो ग्रोस टोटल इनकम है वो सेम है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। और डिडक्शन में कुछ भी नहीं दिखाया, पूरा 0 इन्होंने डिडक्शन दिखाया। फाइनली इनका जो डिडक्शन है, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन है, ये 4,14,000 रुपया, मतलब ये राउंड फिगर में लिया गया है। जो आपका 4,13,999 रुपया था, ये राउंड फिगर में 4,14,000 रुपया दिखा रहा है। और टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, इस इनकम के ऊपर इनका जो टैक्स बनता है वो 8,200 रुपया, क्योंकि पहले 2.5 लाख के ऊपर टैक्स बनता था, उस हिसाब से ये 8,200 रुपया उनका टैक्स बनता है। और रिवर्ट में दिखा रहे हैं 0, तो टोटल इनका बचता है 8,200 रुपया। सेकेंडरी एंड हायर इसमें दिखा रहे हैं 246 रुपीज। इनका जो ग्रोस टैक्स लिएबिलिटी दिखा रहे हैं 8,446 रुपया। इसके बाद रिलीफ 0 है, टोटल टैक्स लिएबिलिटी सेम है 8,446 रुपया। इनका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हो गया इनका 588 रुपीज, क्योंकि मंथली इनका 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाता है। उसके बाद फीस अंडर सेक्शन 234 ऐप के तहत इनको 1,000 रुपया का फीस लिया गया, और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट और फीस मिला के 1,588 रुपीज का इनको टोटल बन गया। उसके बाद टोटल टैक्स लिएबिलिटी इनका बन रहा है 10,034 रुपया। ये पैसा इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है। ये अमाउंट उन्होंने उसी टाइम पे करना चाहिए था, लेकिन पे नहीं किया है। नहीं करने की वजह से इनका जो फीस है, लेट फीस और इंटरेस्ट मिला के इनको 10,000 रुपया हो गया। अगर साथ साथ क्लियर किया होता तो 8,000 रुपये में इनका बात बन जाता। इनको जो ये आउटस्टैंडिंग डिमांड का नोटिस आया हुआ है, ये कहाँ से आप चेक करेंगे? इसके लिए सिंपली आपको पेंडिंग एक्शन पे जाना होगा। उसके बाद रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आउटस्टैंडिंग डिमांड अमाउंट 10,030 रुपीज, और ये जो डिमांड रेस्ट किया था इन्होंने 16 अप्रैल 2019 को इन्होंने डिमांड रेस्ट किया था, और अभी तक इन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया है। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इसके रिस्पॉन्स अगर आप सबमिट करना चाहते हो तो सिंपली आपको सबमिट रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिस्पॉन्स फ्रॉम एसएससी, जो एसएससी है उनसे क्या रिस्पॉन्स है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिमांड इज करेक्ट
दूसरा ऑप्शन है डिसएग्री विद डिमांड। अगर आप इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो डिमांड आपके पास आया हुआ है इससे अगर आप एग्री होते हो, ये अगर करेक्ट है आपके हिसाब से, अगर करेक्ट है तो डिमांड इज करेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने पहले इसका पेमेंट कर चुकी है, इसमें कोई मिस्टेक आपका नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ये जो डिमांड मांग रहा है ये गलत है, तो आप इसको डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन 99% केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा करेक्ट होते हैं, क्योंकि उतना ऐसे ही कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजता नहीं है, पूरा छानबीन करके चेक करके ही आपको नोटिस भेजा जाता है। आप अगर इसका डिसएग्री करते हो तो आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे आपने पहले पे कर चुकी उसका चालान है, जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इसको डिसएग्री कर सकते हैं। एक बार आपने डिसएग्री कर दिया तो भी आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। आपने अगर इसको करेक्ट बोल दिया, दोबारा आप डिसएग्री करना चाहते हो तब भी आप इसको डिसएग्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोल रहा है रेस्पॉन्स डिमांड इज करेक्ट। अगर आपने इसको करेक्ट कर दिया तो once you submit demand is correct then you cannot disagree with demand later on। आपने अगर पहले एक बार करेक्ट कर दिया, बाद में इसको दोबारा डिसएग्री नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी आपने टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहे हैं हैव यू ऑलरेडी पेड डिमांड अमाउंट। आपने अगर पहले अमाउंट पे कर रखा है तो नीचे वाला ऑप्शन को चूज करना है, यस ऑलरेडी पेड एंड चालान हैज सेंड, जो भी है। और अगर आपने पेड नहीं किया है तो नॉट पेड येट। अगर इसमें आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा, पे नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। पे नाउ के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो इस साल का जो भी रिफंड अमाउंट है वो अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगा। ये रिफंड अमाउंट से ये माइनस हो जाएगा। बाकी अगर आपका रिफंड बनता है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका ये डिमांड अमाउंट है, जो 10,000 रुपीज डिमांड अमाउंट है, ये ज्यादा होता है इस साल का, जो आपका रिफंड अमाउंट है वो अगर कम होता है तो बैलेंस जो अमाउंट रहेगा वो अगले साल के लिए पेंडिंग हो जाएगा। वो अगले साल जब आपका दोबारा रिफंड बनेगा तो उस रिफंड से आपको दोबारा माइनस किया जाएगा। लेकिन हर महीना आपको इंटरेस्ट लिया जाएगा। जो भी इंटरेस्ट बनता है वो हर महीना आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो बेहतर यह है कि आप इसको जल्दी से जितना जल्दी हो सके उसको क्लियर कर दे। अगर आपने इसको डिसएग्री पे करते हैं, डिसएग्री पे करने के बाद आपको यहाँ से रीजन मांगेगा। क्या रीजन है, यहाँ पे जो भी रीजन आपके लिए सुइटेबल है वो रीजन को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 रीजन्स आर सिलेक्टेड। आपने यहाँ पे एक रीजन क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अगर और भी कोई रीजन आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, डिमांड पेड एज नंबर CIN जो भी है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ से डिटेल्स मांगेगा। प्लीज इंटर द अमाउंट नॉट पेएबल फॉर द अबव रीजन। यहाँ पे आपने मेंशन करना है कितना अमाउंट है जो आपने ऊपर रीजन दिया हुआ है उस रीजन के वजह से पेएबल नहीं है, मतलब आपने पे नहीं करना है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे ये डिमांड कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ चालान। चालान का डिटेल्स मांग रहा है। उसके बाद कितना रुपया का चालान है, चालान का अमाउंट लिखना है, कितना रुपया आपने पे किया था, डेट ऑफ पेमेंट, उसका जो पेमेंट किया था वो पेमेंट का डेट क्या था। उसके बाद रिमार्क्स, ऊपर आपने जो भी रीजन सिलेक्ट किया था उस रीजन से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जिस रीजन के वजह से आपने डिसएग्री किया है उस रीजन को यहाँ पे 2000 कैरेक्टर्स के अंदर आप इसको सबमिट कर सकते हैं, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड चालान कॉपी, आपका जो चालान कॉपी है उस चालान कॉपी को यहाँ पे अटैच करना होगा। अटैच करने के बाद इसको सेव करना होगा। इस तरीके से आपको उसका रिप्लाई करना होगा। आप अगर डिसएग्री करते हो, डिसएग्री करने के बाद पहले से अगर आपने अमाउंट को पे कर रखा है तो 26 ईयर्स फॉर्म के अंदर पार्ट C के अंदर यहाँ पे वो डिटेल शो हो जाता है। यहाँ पे भी अगर शो हो रहा है और आपके पास चालान है, सब कुछ डिटेल्स है, तभी आप इसका डिसएग्री
कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने पे नहीं किया था। आपका भी अगर इस तरीके से आपको दिखा रहे तो आपने उसको डिसएग्री नहीं करना है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जितना अमाउंट आपसे डिमांड कर रहा है उसको पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो इतना ही था, आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फाइनली एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना, ताकि आप लोगों का कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और अच्छा से अच्छा वीडियो लाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।